कहानी की शुरुआत में बर्फीले पहाड़ों के बीच एक सुनसान सड़क को दिखाया जाता है, जहां जेसन नाम का एक आदमी अचानक सड़क के बीचों बीच जागता है। पास में एक टूटी फूटी कार खड़ी होती है और वो अभी स्थिति समझ ही रहा होता है कि उसके पीछे से एक आदमी बोल पड़ता है। तभी जेसन को याद आता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। मोड़ काटते समय सामने से आ रही बाइक से बचने के चक्कर में उसकी कार पलट गई थी। वहीं बाइक सवार की हालत और भी खराब थी। वो बाइक समेत पहाड़ी से नीचे गिर गया था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इतनी भयानक दुर्घटना के बाद भी दोनों के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। बाइक सवार, जिसका नाम डैनी है, वो उसे बताता है कि हम दोनों मर चुके हैं। जेसन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी अभी अभी पटरी पर आई थी। उसे प्रमोशन और बढ़िया सैलरी मिली थी और उसका फ्यूचर एकदम सेट था। डैनी मुस्कुराया और कहा, अगर यकीन नहीं होता तो कार के अंदर देख लो। जेसन को ये सब बकवास लग रहा था, लेकिन जैसे ही डैनी कार के पास गया और अंदर से एक लाश खींची तो जेसन चौंक गया। वो लाश हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। जेसन ने फिर भी एक आखिरी कोशिश की। अगर वो मर चुका है तो वो अपने शरीर को कैसे छू सकता है? इस बात का डैनी के पास भी कोई जवाब नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि एक कार धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। जेसन ड्राइवर के पास भागा और उससे मदद मांगने लगा। उसने कहा, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करो, शायद मेरा शरीर अभी भी बच सकता है। लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी। वो जैसे जेसन को देख ही नहीं सकता था। फिर उसने जेसन की जैकेट से उसका वॉलेट निकाला और बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। अब जेसन को पूरा यकीन हो गया था कि वो सच में मर चुका है। डैनी थोड़ा चुपचाप खड़ा था। उसने सोचा कि अगर मरने के बाद आत्मा बची रहती है तो जरूर स्वर्ग और नरक भी सच होंगे। वो खुश था कि उसने कभी किसी का खून नहीं किया, इसलिए उसे स्वर्ग जाने की उम्मीद थी। लेकिन जेसन की हालत खराब हो गई। उसे अपनी बीवी की याद आई, जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसकी तकलीफ कम करने के लिए जेसन ने खुद उसे मौत दी थी। तो क्या इसका मतलब है कि उसे नरक जाना पड़ेगा? तभी डैनी को अचानक एक मधुर संगीत सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक सफेद दरवाजा प्रकट हो चुका था। लेकिन जेसन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे किसी मधुर संगीत के बजाय भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। उसने मुड़कर देखा तो पीछे एक गहरा लाल लोहे का दरवाजा प्रकट हो गया था। डैनी ने कहा कि शायद यही स्वर्ग और नरक के द्वार हो सकते हैं। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अपना स्थान मिलना तय था। लेकिन जेसन की घबराहट और बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी की तकलीफ को खत्म करने के लिए उसकी हत्या की थी, लेकिन क्या उसका इरादा मायने नहीं रखता? इस पर डैनी ने उसे कहा कि हत्या तो हत्या ही होती है, चाहे तुमने ये अच्छे के लिए ही क्यों ना किया हो। तुम्हारी जगह नरक में ही है। इतना कहकर वो सफेद दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन तभी जेसन ने अचानक तेजी से दौड़ लगाई और डैनी को पीछे छोड़ते हुए सफेद दरवाजे के अंदर घुस गया। पर कुछ भी नहीं हुआ। दरवाजा अब भी वही था, लेकिन जेसन के भीतर जाते ही कोई बदलाव नहीं आया। डैनी ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। इस पर जेसन ने कहा, तो तुम कौन से बहुत अच्छे इंसान हो? तुमने भी तो गलत साइड में बाइक चलाई थी, जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। डैनी ने कहा, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो सड़क किनारे खेल रही एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए मुड़ा था। इसके बाद डैनी भी दरवाजे के अंदर गया, लेकिन वो भी स्वर्ग नहीं जा पाया और दूसरी तरफ से बाहर निकल गया था। दोनों इस स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी पास में एक छोटी बच्ची प्रकट हुई। उसने डर और गुस्से से डैनी की ओर देखते हुए कहा कि इसी ने अपनी बाइक से मुझे टक्कर मारी थी। डैनी और जेसन एक दूसरे को देखने लगे। अगर ये बच्ची उन्हें देख सकती थी तो इसका मतलब था कि वो भी आत्मा के रूप में ही थी, यानी कि उसकी भी मौत हो चुकी थी। डैनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा था कि वो समय रहते मुड़ गया था, लेकिन असलियत ये थी कि उसने अनजाने में बच्ची को मार दिया था। फिर उन्हें एहसास होता है कि वो सफेद दरवाजा असल में उस बच्ची के लिए था और उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था नरक का दरवाजा। तभी जेसन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने बच्ची को बहलाने की कोशिश की और कहा, तुम मेरे साथ चलो, शायद इससे मुझे भी स्वर्ग जाने का मौका मिल जाए। लेकिन बच्ची डर से चीख पड़ी। उसे इन दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये देखकर डैनी ने बच्ची को गोद में उठाया और सफेद दरवाजे के अंदर फेंक दिया। फिर उसने कहा, हर आत्मा का ठिकाना पहले से तय होता है और छोटी छोटी चालाकियों से उसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद वो बिना डरे नरक के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो थोड़ा सा झिझक रहा था, लेकिन तभी जेसन ने लात मारकर उसे नरक के दरवाजे में धक्का दे दिया। लेकिन जब उसकी खुद की बारी आई तो उसके पैर कांपने लगे।
वो तैयार नहीं था। उसने एक आखिरी बार अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तभी दूर से एक काली डरावनी परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। इसलिए उसने गहरी सांस ली और एक झटके में लाल दरवाजे के अंदर कूद गया। अब एक ही पल में उसके चारों ओर का माहौल बदल गया। जेसन एक अंधेरे डरावनी जगह पर पहुंच चुका था। हर तरफ गहरी धुंध फैली हुई थी और नीचे जमीन पर अनगिनत सूखी और सिकुड़ी हुई लाशें बिखरी पड़ी थी। उसे लगा शायद यही नरक होगा। फिर उसने घबराते हुए एक लाश के पास जाकर देखा। जैसे ही वह झुका, अचानक कुछ अजीब सा हुआ और उसके दिमाग में वहाँ पड़ी लाश की यादें भरने लगी। दरअसल ये लाश एक छोटी बच्ची की थी जिसका नाम जैनी था। उसके माता पिता हर वक्त झगड़ते रहते थे। घर में हमेशा चीख पुकार गूंजती थी। इस तरह के माहौल ने जैनी को बहुत अलग थलग कर दिया था। वो चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कठोर होता जा रहा था, जिस कारण से वो धीरे धीरे एक साइको बनने लगी। वो कभी छोटे जानवरों को मार देती या कभी अपनी छोटी बहन को चोट पहुंचाती थी, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से समझाने के बजाय हमेशा उसे डांटती थी। लेकिन बाहर से मासूम दिखने वाली इस बच्ची के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे थे। फिर एक रात जब पूरा घर सो रहा था, जैनी ने चुपचाप एक धारदार चाकू उठाया और अपने सोते हुए माता पिता की हत्या कर दी। फिर अगली सुबह वह ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने आराम से नाश्ता बनाकर खाया और फिर अपने घर के अंधेरे तहखाने की ओर बढ़ गई। पर वहाँ एक और भयानक राज छुपा हुआ था। तहखाने में एक डरावना राक्षस जैसा आदमी छुपा था, लेकिन जैनी को उससे कोई डर नहीं लगा। वो बिना डरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, मैंने तुम्हारी बात मान ली और मम्मी पापा को मार दिया। अब तुम बाहर आ सकते हो। राक्षस चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और जैनी के साथ ऊपर आ गया। घर की रोशनी में आते ही राक्षस ने खुशी महसूस की, मानो पहली बार उसने खुले आसमान को देखा हो। लेकिन जैनी अब पूरी तरह आजाद थी। उसने अपनी माँ की अलमारी से गहने निकाले, लिपस्टिक लगाई और सुंदर कपड़े पहन लिए। पहले वो इन चीजों को छू भी नहीं सकती थी, लेकिन अब घर में सिर्फ वो और राक्षस थे। माँ पापा की लाशें बिस्तर के नीचे ठूंस दी गई थी। जैनी बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने माता पिता के बिस्तर पर कूद रही थी और दूसरी ओर राक्षस लाशों को समेट रहा था। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक डिलीवरी बॉय पैकेट लेकर आया था। उसने कहा, किसी बड़े को बुलाओ तभी पार्सल मिलेगा। अब जैनी मुश्किल में पड़ चुकी थी। उसने राक्षस को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। तभी पता चलता है कि वहाँ कोई राक्षस था ही नहीं, जिसे वो अब तक अपना दोस्त समझ रही थी। वो दरअसल उसके ही दिमाग की इमेजिनेशन थी। लेकिन जैनी को ये समझ नहीं आया। उसे लगा कि वो राक्षस अब उसे एक नया आदेश दे रहा है, अपनी छोटी बहन को बुलाओ, उसे किचन में ले जाओ। और जैनी ने वैसा ही किया। वो अपनी मासूम बहन को किचन तक ले गई और उसे ओवन में बंद कर दिया। अब धीरे धीरे अंदर से जलने की गंध आने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। ये दृश्य देखकर जेसन की आत्मा कांप गई। इसके बाद जेसन की नजरें एक दूसरी लाश पर गई। इस बार वो एक महिला का शव था। जैसे ही उसने झुककर देखा तो एक और कहानी उसके दिमाग में आने लगी। ये महिला एक फेमस वकील थी और वो हमेशा अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे अपनी ही बेटी का हाल तक नहीं पता था। उसकी बेटी हमेशा स्कूल में सताई जाती थी, लेकिन जब भी वो माँ से अपनी परेशानी बताती, माँ उसे अनसुना कर देती और कहती, मुझे अभी केस की तैयारी करनी है, तुम्हें खुद ही मजबूत बनना होगा। माँ तो हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ती थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसके पास समय ही नहीं था। धीरे धीरे एक दिन जब बेटी का दुख असहनीय हो गया तो उसने खुद को बाथटब में डुबो दिया। जब माँ को अपनी बेटी की लाश मिली तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे याद आया कि उसकी बेटी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो एक बार समुद्र के किनारे बैठकर सूरज ढलते देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी बेटी की लाश को कार में रखा और समुद्र की ओर निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी सीधे सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई और माँ की सांस भी हमेशा के लिए थम गई। ना तो बेटी का सपना पूरा हुआ और ना ही माँ का पश्चाताप खत्म हुआ। ये देखकर जेसन अब समझ चुका था कि ये दुनिया उन आत्माओं की थी जिनकी कहानियां अधूरी रह गई थी और वे अपनी सबसे गहरी पीड़ा में फंसे हुए थे। लेकिन उसे लगा कि उसकी जिंदगी में तो ऐसा कोई पछतावा नहीं था। उसने सिर्फ एक ही बार किसी को मारा और वो भी अपनी पत्नी को, ताकि वो अपनी तकलीफ से आजाद हो सके। वो अब थक चुका था। शायद अब उसे भी बस यहीं पड़े रहना था जब तक उसका अस्तित्व पूरी तरह से मिट नहीं जाता। पर तभी एक धुंधला रहस्यमयी साया उसके सामने आया और बोला, तुम्हें बुलाया गया है।
जेसन ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? इस पर उसने कहा, मैं नरक का मार्गदर्शक हूँ। जिस पर जेसन ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई पाप नहीं किया। साय ने कहा, यह तय करना मेरा काम नहीं है। इतना कहकर वो मार्गदर्शक उसके आगे बढ़ गया। जेसन चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाया और वे दोनों एक और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे के उस पार असली नरक उसका इंतजार कर रहा था। जेसन को बताया गया कि उसे 4000 साल तक इस कमरे में असहनीय पीड़ा सहनी होगी। इसके बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। जेसन सोच ही रहा था कि ये कैसा दर्द होगा, लेकिन तभी नरक का मार्गदर्शक अचानक गायब हो गया और जब जेसन ने पलटकर देखा तो एक भयानक मोटा भद्दा जैसा राक्षस जमीन से उठ रहा था। उसने जेसन को देखकर एक खतरनाक मुस्कान दी। ओह, नया मेहमान। जेसन को कुछ समझ आता इससे पहले ही वो राक्षस उस पर टूट पड़ा। पहला मुक्का, दूसरा घूसा, तीसरा वार। हर एक प्रहार जेसन की आत्मा की चीर फाड़ कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह खत्म हो गया। पर नरक के नियम बड़े अजीब होते हैं। जो आत्मा पूरी तरह मिट जाती है उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है और जेसन फिर से इंसानी दुनिया में जन्म ले चुका था। वो एक नए शरीर में एक नई जिंदगी शुरू कर रहा था, लेकिन नरक का मार्गदर्शक उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने उस सुअर राक्षस को आदेश दिया, उसे फिर से नरक में लाओ, उसकी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। और देखते ही देखते वह राक्षस भी जेसन के पीछे इंसानों की दुनिया में उसकी आत्मा को लेने आ गया। और ये कहानी इसी मोड़ पर समाप्त हो गई। फिल्म की शुरुआत बेहद रहस्यमयी थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी चीजें उलझती चली गयी। डायरेक्टर शायद इंसानी स्वभाव की जटिलता पर रोशनी डालना चाहता था। जेसन जिसने अपनी पत्नी को दर्द से मुक्त किया, दूसरा आदमी जिसने एक बच्चे को बचाने के चक्कर में किसी की जान ले ली, एक मानसिक रूप से बीमार लड़की जो अपनी परवरिश की शिकार थी, एक वकील जिसने दूसरों को न्याय दिलाने में अपनी ही बेटी को खो दिया। क्या वे सभी सच में इतने बुरे थे कि नरक के हकदार बने? या फिर फिल्म ये कहना चाहती थी कि पाप और पुण्य की परिभाषा उतनी सरल नहीं जितनी हमें लगती है। इस फिल्म की मीनिंग काफी डीप थी। राइटर की सोच के हिसाब से मृत्यु कोई मुक्ति नहीं थी, बल्कि एक और सजा थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।